Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो नए टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एम्पियर सर्किटल लॉ एंड सेकंड वन वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सोलेनॉइड। तो इस वीडियो में हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, तो वीडियो के एंड तक आप देखते रहिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है बेसिकली? एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल, किसी भी चीज की लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे लाइन इंटीग्रल किसका हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का। इन अ वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू और एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। इन द सेंस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो है हमारे पास में, वो किसके इक्वल होगा? म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट। सिंपल भाषा में बताऊं ना, बी जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड का आप इंटीग्रल लो, वो किसके इक्वल होगा? परमेबिलिटी को आप टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दो, तब जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा था, एक बार रिपीट पढ़ लेते हैं इसको सो दैट अच्छे से समझोगे। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, वैल्यू ऑफ अ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल किसी भी वैक्यूम और हवा में, वो किसके इक्वल होगी? टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट और एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, बीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, देखते ही पता पड़ रहा है लाइन इंटीग्रल ये ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। इसके कुछ नोट्स पढ़ लो, मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा वो क्लियरिटी रहे इसको लेकर। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड में लाइन इंटीग्रल ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड होगा? इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे। वो बीच के पाथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होगा कंजर्वेटिव में। और इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ चूज्ड। ये कंजर्वेटिव फील्ड्स में होगा, ध्यान रखना। कंजर्वेटिव फील्ड्स जहां जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं वहां पे होते हैं। तो उनमें अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है और वहां पे, तो वहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड होंगे, ना कि उनके पाथ पे डिपेंड होंगे। एक और चीज लिखी है इसमें मैंने, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है मैग्नेटिज्म का, वो सेम टू सेम गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है। बराबर नहीं, सॉरी, इक्विवेलेंट है, जैसे सिमिलर है, कॉपी समझ सकते हो। कैसे? वो था हमारा ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई। यही था ना हमारा गाउस लॉ, इसके बराबर ही है, सेम टू सेम। फर्क इतना सा है, यहाँ पे ना म्यू नॉट आई है और यहाँ पे भैया हमारे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यही फर्क है इसमें। ठीक है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बस ये था। इसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं एक दो, और ये छोटा सा एप्लीकेशन भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वायर ले सकते हो, कंडक्टर भी बोल सकते हो। तो पहला एप्लीकेशन एम्पियर सर्किटल लॉ का, इसे हम यूज कहाँ करते हैं? सपोज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है, आई करंट इज फ्लोइंग। एक हमारे पास में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अ पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस। ठीक है, डायग्राम में यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास में करंट है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड, और इस करंट से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी रखा हुआ है जहां पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे देखो, पी वाला जो पॉइंट है, इस पे अगर मैं डीएल एलिमेंट कंसीडर करूँ तो वो किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। सही है, क्योंकि वहां से घूम के वो ऐसे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना भी बहुत ईजी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आई ऊपर तो ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएट हो रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, और इसका डीएल एलिमेंट होगा इधर बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आ रहा था? बाहर की तरफ। बी इज ऑल्सो इज इन डायरेक्शन और डीएल इज ऑल्सो इज इन द डायरेक्शन। तो इन दोनों के डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमारा थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री हो रहा है, तो चलो करते हैं इसको कैसे। इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को लिखो पहले, सबसे पहले बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, बी डी एल है और बीच में डॉट है, तो डॉट हटते लगेगा कॉस, और कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्या होगी यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू?
1, ठीक है। बी डॉट डी एल को हम बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस की वैल्यू आ रही है 0, कॉस 0 आ रही है, उसकी वैल्यू 1 आ रही है, सॉरी। तो कॉस 0 1 हो गया। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करते हो और यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 आ जाती है, और टोटल करंट को हम करते हैं आई, टोटल करंट। मान लो टोटल करंट ही हमारा क्या है, आई। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मिल गया यहाँ से। इसमें क्या कॉमन था, बी, क्योंकि बी फिक्स है, बी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो फिक्स कर रखा है हमने, तो हमारा बी जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ये भैया बाहर निकल जाएंगे। तो सिर्फ बचेगा ब्रैकेट के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर डी एल, और इस तरफ हमारे पास में टोटल करंट लगा ही रखा है हमने। नाउ इसकी जगह पे हमारे पास में टोटल इंटीग्रेशन करना है डीएल का। डीएल एक तरह से लूप बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमें यहाँ पे मिल गया डीएल की जगह पे 2 पाई आर। बी डॉट डीएल है, बी की जगह पे 2 पाई आर आ जाएगा, सॉरी डीएल की जगह पे 2 पाई आर आ जाएगा, और ये हो गया हमारे पास में म्यू नॉट आई। जहाँ से इस पूरी टर्म को मैं इस टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है, सिंपल है। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 पाई से, और 2 पाई छोड़ो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे ऊपर तो आ गया 2 यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में आपके पास में आ गया 2 2 4 पाई। तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 आई अपॉन आर। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक सिंपल सा स्ट्रेट वायर है जिसके लिए हमने आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी के लिए क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से, ठीक है। आई होप आपको आया होगा समझ में। नेक्स्ट है ग्राफ। बी का करंट के साथ में ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देखो फॉर्मूला में सामने दिखते ही पता पड़ रहा है बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, और इसी फॉर्मूला में दिखते ही पता पड़ रहा है बी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सॉरी 1 अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो इसके साथ में स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन इसके साथ में क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा। जितना आर बढ़ता है उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। प्रैक्टिकली भी यही चीज़ होती है, और फिजिक्स में जो अपन कर रहे हैं मैथमेटिकली, ये भी सेम टू सेम ही आया है ग्राफ, ठीक है। अब अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचते हैं, एंड विच इज नोन एज द सोलेनॉइड। क्लास 10th में भी सोलेनॉइड के बारे में पढ़ के आ चुके हो तुम, ठीक है। और सबको पता है कि सोलेनॉइड है ना, एक्चुअल में एक कॉइल के नंबर्स होते हैं। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में एक बार, और फिर इसका डेरिवेशन करते हैं, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी और इसके फॉर्मूले। सोलेनॉइड पे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं इस चैप्टर से। चलो सोलेनॉइड होता क्या है। व्हेन अ सिलेंड्रिकल इंसुलेटर ट्यूब and has the some turns of a copper wire are wounded over a form of a helix, then this arrangement is called the solenoid। किसी भी ट्यूब के ऊपर कॉपर वायर को इस तरह से लपेटा गया है कि वो एक हेलिकल पाथ में बना के उसको पूरा कवर कर रहे हैं, इन द सेंस एक स्प्रिंग है जिसको कंप्रेस कर रखा है। तो ये हमारा क्या होता है, सोलेनॉइड। ये रियल इमेज है, साइड में मैंने दे रखी है। सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, और अगर ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो सीधी सी बात है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शंस और फील्ड लाइंस का इमेजिनेशन होगा, जो डायग्राम बनेगा वो भी सेम टू सेम बार मैग्नेट जैसा ही बनेगा। तो ये रहा इसका फिजिक्स में रिप्रेजेंटेशन, और ये रहा इसका रियल इमेज, ठीक है। दोनों ही मैंने डायग्राम यहाँ पे दे दिए, समझ सकते हो। करंट एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है। जिस तरफ से करंट एंटर कर रहा है और जिधर लीव कर रहा है उस पर डायरेक्शन पे डिपेंड होता है कि नॉर्थ कहाँ बनेगा और साउथ कहाँ बनेगा, ठीक है। अगर मेरे पास में ये लूप है, सोलेनॉइड का ये वाला हिस्सा और एक सोलेनॉइड का ये हिस्सा है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसमें करंट ऐसे आएगा, ठीक है। अगर इसको मैच कर लूँ तो ये साउथ बनता है, सिंपल। और करंट अगर इधर आ रहा है तो तुम्हें पता है कि इस तरह से अपन दिखा सकते हैं कि ये साउथ बना रहा है, नॉर्थ बना रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि भाई आपका करंट का डायरेक्शन कैसा है। एस बन रहा है तो करंट का डायरेक्शन बताएगा वो, सिंपल सा है, ठीक है। ये सोलेनॉइड था। सोलेनॉइड जस्ट लाइक अ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारी बार बार लपेट रखी है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है करंट जनरेट करके, ठीक है। प्लेन ऑफ ईच टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड कैन बी टेकन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। इसका हर एक प्लेन सोलेनॉइड पे हम क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर ले सकते हैं एक्सिस पे। इसका एक्सिस क्या होता है, ये होता है बाय द वे, ठीक है। और इसके ये जो छोटे छोटे से शीट्स बना रखे हैं यहाँ पे, कह लो हर एक टर्न को अगर मैं एक प्लेन कंसिडर करूँ
तो हर एक टर्न, हर एक प्लेन सोलेनोइड के एक्सिस के साथ में क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर ही बनाएगा। तो चलिए अपन इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अभी हमने किसके लिए निकाला था, स्ट्रेट वायर के लिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो चलो, मेरे पास में सोलेनोइड है। सोलेनोइड एक्चुअल में बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा दूर तक हो सकता है। तो इसकी रेडियस के सामने इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, एक तरह से इनफाइनाइट ही कंसिडर कर लो, या तो कह सकते हो लार्ज, काफ़ी ज़्यादा लार्ज। इसकी रेडियस क्रॉस, इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, उसके कंपेरेटिवली सोलेनोइड का जो हमारा लेंथ होता है ना, वो लार्ज होता है। तो उसे हम या तो इनफाइनाइट कंसिडर कर सकते हैं या फिर वेरी लार्ज कंसिडर करके काम कर सकते हैं। तो लार्ज लेंथ की वजह से सोलेनोइड में सारा करंट, कर्व कम होने का, सोलेनोइड के अंदर जो भी करंट होगा वो सीधा जाएगा। तो सोलेनोइड के अंदर की लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट और यूनिफॉर्म फील्ड लाइन से। तो हमारा सोलेनोइड ऐसा है। लेट्स कंसिडर अ PQRS लूप। PQRS, ये 4 पॉइंट से मैंने एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करा है, ठीक है। इस पोर्शन को, मतलब समझ रहे हो तुम, PQRS मैंने एक हिस्सा लिया है, उस पूरे सोलेनोइड का थोड़ा सा पार्ट लिया है, उस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उस पर इंटीग्रेशन कर लो, तुम्हें पूरे सोलेनोइड का क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। चलो निकालते हैं। डोंट वरी, ये थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी एक्चुअल में वही है जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। तो थ्योरी को आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा और नोट्स को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। तो चलो, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, टू गेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड वी कंसिडर द रेक्टेंगुलर पाथ और रेक्टेंगुलर लूप PQRS। तो 4 पॉइंट्स है अब हमारे पास में। एक तो है हमारे पास में P से Q, एक है R से Q, एक है S से Q, सॉरी S से R, और एक है हमारे पास में S से P। ये 4 बन रहे ना चारों साइड्स। इन चारों साइड्स के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर लो, यू विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और फिर जो आएगा उसका और इंटीग्रेशन कर लो, तो पूरे ही सोलेनोइड का आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम को ढंग से देख लो। PQRS है और SR की लेंथ L है और PQ की लेंथ भी L है, और इनकी विड्थ क्या हो जाएगी यहाँ पे B, ठीक है, स्मॉल b। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, स्मॉल b इज द विड्थ। डन, ये एक रेक्टेंगल है। चल, तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। नाउ अब मैंने क्या बोला था, चारों अलग अलग आर्म्स में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो BDL को हम 4 टुकड़े कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रल के 4 पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट P से Q तक, Q से R तक, R से S तक, S से P तक। सारा मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के। डन, यहाँ तक आया समझ में। अब 1 बाय 1 सबका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो सबके पीछे आएगा कॉस, ठीक है। तो ये होगा BDL कॉस थीटा, दूसरा भी BDL कॉस थीटा, तीसरा भी BDL कॉस थीटा, चौथा भी BDL कॉस थीटा। नाउ B.dl तक तो ठीक था, कॉस थीटा हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चलो P से Q के लिए 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्या है वो पता करते हैं। चलो P से Q मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो हम P से Q के लिए एंगल लगा रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट Q से R, एज यू कैन सी Q वाली लाइन जो है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 बना रही है, तो cos 90, ठीक है जी, ये cos 90। R से S में क्या एंगल बना रही है वो सोचने तो दूर की बात है, यहाँ पे हम सीधा ही कंसिडर कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज ऑलवेज 0, या फिर कह सकते हो वेरी वीक, तो उसको 0 ही ले लिया यहाँ पे। तो S से R में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे सीधा ही 0 रख लिया। और फिर आता है S से P, तो अब आ रहा है हमारे पास में S से P, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा cos 90, ठीक है बेटा जी। तो आ गया हमारे पास में कितनी चीज़ें, एक आ गया 0, एक 90, एक तो ऑलरेडी 0 था और एक हमारे पास में 90। तो चलो, cos 0 की वैल्यू होती मैक्सिमम, ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म 90 नहीं आएगी, ये ऑलरेडी 0 और ये भी टर्म 0। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, BDL P से Q तक ओनली, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। B यूनिफॉर्म में बाहर आ गया, और यहाँ पे P से Q तक लेंथ एलिमेंट का कंसीडर करा। टोटल लेंथ कितनी मानी थी मैंने, S से R स्मॉल n, ठीक है, दिखा देता हूँ, ये स्मॉल n हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखी है। तो टोटल लेंथ विल बी L, कौन सी वाली, स्मॉल L,
सॉरी, अब क्या है, म्यू नॉट आई बराबर चला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद में अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है ना, कितने n टर्न्स है, और पर यूनिट लेंथ पे निकालना है मुझे कि नंबर ऑफ टर्न्स छोटी छोटी सी यूनिट लेंथ पे कितना है। अरे इतनी बड़ी लेंथ है भाई मेरे, उसमें मुझे सिर्फ इतने से पोर्शन के लिए निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही लेंथ का डिवाइड लगा दूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लिख सकते हैं स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n L। ठीक है, ये पर यूनिट वाला नंबर है, पर यूनिट कितने नंबर है, और ये एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, और ये अपने पास में क्या है, लेंथ है। अगर इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, ठीक है, और फिर ये बात तो है ना पर यूनिट लेंथ की बात आ गई, जितना हिस्सा लिया है मैंने। अगर मैंने कैपिटल L यहाँ पे लिया है तो ठीक है, अगर मैं पूरी लेंथ मान लूँ तो, पूरा सोलेनॉइड के लिए निकालूँ तो उस पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मैंने अगर 10 सेंटीमीटर के नंबर ऑफ टर्न्स निकाले हैं और मेरे पास 1 मीटर है, तो मैं उस पूरे 1 मीटर के अंदर जितने भी सेंटीमीटर सबसे मल्टीप्लाई करूँगा ना। अगर मेरे पास में 5 मीटर है तो मैं 5 × 10 करके 500 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिया है और मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ कर लिया। ठीक है, टोटल लेंथ कर लिया है हमने, तो बस यहाँ तक तो ये आया। अभी एक चीज़ और निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, टोटल करंट कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल आई। तुम सोचो 1 मीटर में अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और फिर वो 10 मीटर कर लूँ मैं तो, और नंबर ऑफ टर्न्स भी है, पर यूनिट लेंथ भी है, तो मुझे पूरी वायर की लंबाई से करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन ए यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय आई। तो हमारे पास में टोटल करंट आ गया ये N अपॉन L मल्टीप्लाई बाय L इंटू आई। ठीक है, इस पूरे की जगह ये डाल दिया N अपॉन L इंटू L इंटू आई। ठीक है जी, इस पूरी वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी, ये वाली। क्या मैं इस समेशन आई को यहाँ रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ। तो यहाँ पे रखते हैं B इंटू एल म्यू नॉट, समेशन आई की जगह पे हमने रखा N अपॉन L मल्टीप्लाई बाय स्मॉल l मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में सबको। अब इस स्मॉल l से ये स्मॉल l कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एन आई, म्यू नॉट अपॉन सॉरी माई मिस्टेक, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन एल आई। ठीक है, N अपॉन एल को हमने क्या माना था, स्मॉल n। तो फाइनल फॉर्मूला ये हो गया म्यू नॉट एन आई। तुम लोग जहाँ पे भी म्यू नॉट एन आई देखो वहाँ पे सीधे नंबर ऑफ टर्न्स रखने मत बैठ जाना, वो एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं और गलतियाँ भी बहुत करते हैं। इस मिस्टेक को और मेरी इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना। चलो, तो ये इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, जिधर हमारा एक्सिस है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी है। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ ले, किससे रिलेटेड, सोलेनॉइड से रिलेटेड। पहला, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस। सोलेनॉइड की रेडियस क्या है ये उस पर डिपेंड नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो किस पे करेगा, और ना ही उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो किस पे करता है मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है और करंट कितना फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। इन दो चीज़ों पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है, एक तो स्मॉल n और एक आई। इसका फॉर्मूला अगर हम इसको मीडियम में रख दें तो म्यू नॉट की जगह पे हम म्यू आ जाएगा, मीडियम वाली परमेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चैप्टर 1 में पढ़ाई है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाई है अपन ने, व्हाट इज अ म्यू नॉट। म्यू नॉट हमारा परमेबिलिटी होती है, और यही परमेबिलिटी अगर मीडियम में रख दें तो ये सिर्फ म्यू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड आया अगर सोलेनॉइड हमारा किसी मीडियम में रखा हुआ है तो। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम लोगों को पता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू की वैल्यू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं म्यू की जगह पे। ठीक है, म्यू की जगह पे जैसे ही रखा है तो फॉर्मूला ये बन जाता है। डन, बढ़िया बात है। और फिर उसके बाद में एन आई को हम कंसिडर कर लेते हैं एच, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से ये हमारे पास में आ गया, ये टोटल आया है मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ अ सोलेनॉइड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मीडियम। ठीक है, फिर सोलेनॉइड के 2-3 केस दे रखे हैं, देख लो। जैसे कि एक्चुअल में इन सब का डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में है नहीं, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला दिमाग में रखना है। तो अगर लेंथ सोलेनॉइड की शॉर्ट कर ले और मैग्नेटिक शॉर्ट मतलब लिमिट कर लो, सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, सोलेनॉइड एक फिक्स लेंथ का और छोटा सा ठीक है इतना सा, तो उसके लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है 1/2 म्यू नॉट एन आई ब्रैकेट के अंदर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अभी थीटा 1 थीटा 2 क्या है, देखो सोलेनॉइड के सेंटर में पॉइंट होता है P, वहाँ से एक लेंथ तो इधर आती है, एक लेंथ आती है इधर। ठीक है जी, तो पहली जो लेंथ है वहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा 1, और फिर उसके बाद में शुरुआत से लेकर यहाँ तक जो थीटा बनता है वो थीटा 2 है हमारा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एक सेकेंड दिखा देते हैं आपको, ये जो चीज़ है ना ये तो थीटा है, लेकिन ये पूरा जो है वो क्या है, थीटा 2 है। तो ये फॉर्मूला है कुछ, अगर यही हमारे पास में एक तरफ से क्या हो जाए, दोनों ही तरफ से क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला तो बेटा जी यही लगेगा सॉरी, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन वैल्यूज रखनी पड़ेगी थीटा 1 थीटा 2 की। तो 0 से शुरू होके सोलेनॉइड का पूरा पॉइंट 180 पे जा रहा है, तो हमारा सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला होगा थीटा 1 की वैल्यू 0 से लेकर 180 तक, तो सेकेंड एंगल 180। वैल्यू पुट करो, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 180 की वैल्यू होती है -1 माइनस -1 विच इज इक्वल टू 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। तो कुछ इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिला है। ठीक है, बट अब बच्चे बोलेंगे सर अगर एक तरफ से बंद कर दे और एक तरफ से लेंदी कर दे तो क्या होगा, इसमें भी है बेटा जी, मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर एक तरफ लिमिट कर लूँ मैं और एक तरफ उसको इनफाइनाइट कर लूँ, तो मेरे एंगल्स बनेंगे, एक तरफ हो गया आपके 90 फिक्स है, वो एक तरफ 90 फिक्स है और दूसरी तरफ वो 90 से होके 180 तक जा रहा है, तो आपको एंगल रख दो वहाँ पे। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, cos 90 की जगह पे 0, इसकी जगह पे -1, माइनस के साइन से वो -1 +1 हो गया, और हमें फाइनल फार्मूला ये मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में अलग अलग हो सकते हैं, एक तरफ से पैक्ड हो और इनफाइनाइट हो तो ये फॉर्मूला, दोनों ही तरफ से इनफाइनाइट हो तो ये वाला फॉर्मूला, और लिमिटेड हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और मीडियम में रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सोलेनॉइड के अलग अलग फॉर्मूले हैं, बट सभी से इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फॉर्मूला ये भैया ही है, म्यू नॉट एन आई ही है हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी पढ़ा है इस वीडियो में सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उन दोस्तों के साथ में जिनको इसकी बहुत ही नीड है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।